आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही खास प्रोग्राम जिसमें हम भारत माता के सपूत बच्चों के एक काउंसलिंग कहिए या आप कहिए कि हम उनकी जो दुविधाएं हैं उनको हम इस प्रोग्राम के दौरान दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जब तक प्रोग्राम चल रहा है उस समय, उसके बाद भी आपको इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी दुविधाओं को, या आपको अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई से संबंधित समझ में नहीं आ रही है तो वो रास्ता एक दिखाने का हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत है, और स्वागत है इस पैनल का जिसमें हमारे साथ वो अध्यापक, वो टीचर, वो प्रिंसिपल लोग बैठे हुए हैं जो भारत के भविष्य को संवारने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं हीरा पब्लिक स्कूल, समलखा, न्यू दिल्ली में। तो साथ ही मैं हीरा पब्लिक स्कूल के जो स्थापना है, जिन्होंने स्थापना करी, उनको नमन करते हुए मैं सबसे पहले जो पैनल है मैं उसको आप तक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मेरे सबसे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर श्री किशन जी, जो कंसल्टेंट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। कंसल्टेंट तो फिर अलग बात है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट हैं। टीचिंग में उनका 40 साल 30 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है, और इस पूरे सेशन के दौरान वो आप लोगों को बार बार जो आप पूछेंगे या जो आप तक पहुंचना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर पवन कुमार वत्स जी, जो कि इस हीरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। साथ उनका मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही मिसेस पुष्पा जी बैठी हुई हैं जो उनकी धर्मपत्नी हैं। एक धर्मपत्नी का भी रोल बहुत बड़ा होता है एक आदमी की सफलता में और एक इंस्टीट्यूशन की सफलता में। तो मेरे समझ में आप सब लोग, अब तक 3 लोगों का इंट्रोडक्शन किया, क्या आप लोग उनका ताली बजा के स्वागत नहीं करेंगे? फिर हमारे साथ बैठी हैं वाइस प्रिंसिपल मिसेस डालिया सरकार जी। स्वागत करें। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, उनके साथ में बैठी हैं हेड मिस्ट्रेस मिसेस कोमल बत्रा जी। उनके साथ ही दूसरी हेड मिस्ट्रेस रचना वर्मा जी बैठी हुई हैं। ममता आनंद जी का स्वागत करता हूं, जो आपको हिस्ट्री पढ़ाती हैं। फिर मैं मिस्टर डी गांगुली जी, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब गांगुली जी के बाद मैं मिसेस सीमा कुमार, जो आपको कंप्यूटर सिखाती हैं। फिर मिसेस कंचन जी हैं, जो आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। मिस्टर आदित्य जी बैठे हुए हैं। उसके बाद आस्था जी हैं। इस तरह से मैंने अपने पूरे पैनल का स्वागत कर लिया, और फिर मैं एक बार प्रिंसिपल साहब से आज्ञा लेकर के मैं चाहता हूं कि वो आपसे 2 शब्द कहें, अपना आशीर्वाद दें और बताएं कि किस तरह से ये स्कूल एक नंबर 1 स्कूल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, और साथ ही किस तरह से वो बच्चों के जीवन को निखार रहे हैं। मैं सुभारती टीम से आए हुए आरपी सिंह जी, डॉक्टर श्री किशन जी और इनकी पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरी डॉक्टर श्री किशन जी से 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन करें। आज का जो समय है, बगैर काउंसलिंग के बच्चों को जब तक अपने भविष्य के बारे में नहीं पता चलता है, और भविष्य एक काउंसलिंग सेशन अच्छा हो जाए उसके अंदर मालूम पड़ता है हमें आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात को स्वीकार किया, और उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही आज ये यहाँ पे अरेंज कराया।
तो मैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर श्री किशन जी का ही बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ पूरे हीरा पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से। और आरपी सिंह जी हैं, आरपी सिंह जी ने भी इतना जल्दी, कल ही हमारी उनसे बात हुई थी और कल और आज आप लोग अपने सामने ही देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। गाड़ी भी लेके आए हैं और सुबह यहाँ 10 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और 10 बजे से और 12 बज रहे हैं, 2 घंटे के अंदर इन्होंने इतना जल्दी सभी चीज़ें अरेंजमेंट यहाँ पे किया। तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने साथ बैठे डॉक्टर श्री किशन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा और आप आज यहाँ क्यों बैठे हैं इसके बारे में वो आपको ब्रीफ में बताएं। जो प्रोग्राम हम लोग स्कूल्स में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक मोटो है कि हम बच्चों को अवेयर करें कि किस किस फील्ड में किस किस तरीके से आप लोग अपने गोल अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप रेगुलर एजुकेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, या आप स्किल एजुकेशन ले रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग महत्व है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे और आप लोगों को अवेयर भी करेंगे कि ये प्रोग्राम्स आप लोगों को किस तरीके से बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो हम आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए और बेहतरी के लिए करते हैं। और बेहतर आदमी तब बन पाता है जब वो अपने अंदर की जिज्ञासा को बाहर लेके आए। आप क्वेश्चन पूछें, आपके मन में किस प्रकार की दुविधा है, उस दुविधा को आप दूर करें। या आप कहीं, नो डाउट इस एज में आपका कुछ क्वेश्चंस पॉपअप करते हैं माइंड में, मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूं, मैं ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूं। बट आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानने में वंचित रह जाते हैं कि मल्टीपल वेज पे जाके हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मंजिल पे पहुंचना है तो हमें एक ही तरीके को अपनाना होगा। इन प्रोग्राम्स के द्वारा बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आए और हमें भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे वो नोक करते हैं कि अच्छा, बच्चे इस तरीके की बातें भी दिमाग में रखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं उनसे कि अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि बच्चों के माइंड में इस तरीके के। सब एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है, सबकी वीकनेस स्ट्रेंथ है, सबका एप्टीट्यूड डिफरेंट है, आईक्यू लेवल डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अगर आप अपने कैरियर को सेफ देना चाहते हो तो आप ये निर्धारित करें कि आप स्वयं क्या बनना चाहते हैं। नो डाउट कि आपने वो निर्णय किसी ना किसी तरीके से लिया होगा। वो आपके पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, या आपकी सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है। आप भले ही ये कहें कि ये डिसीजन मेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ % आप इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं किसी ना किसी से। तो उस इन्फ्लुएंसी से बचें। ये जरूर ध्यान रखें कि आपने अगर कोई स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो उसका जो कॉम्बिनेशन आपने सेट किया तो वो आपके लिए बेहतर कैसे हो सकता है। अपने टीचर से उसकी एडवाइस ज़रूर लें। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने, अगर वो साइंस साइड का बच्चा है और उसने अपना साइंस से एक कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का ले लिया, जैसा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है सब्जेक्ट्स की चॉइस को लेके। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। आपने किसी एक हर्डल को हटाने के लिए, मान लीजिए मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा और मैंने उसको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास चॉइस थी और मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिससे मेरा फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होना, बस मैंने उसको पढ़ा इसलिए क्योंकि मेरे लिए ईजी हो गया। तो आपने उस स्टडी के दौरान ईजी तो कर लिया, लेकिन आपके गोल से आप वंचित कहीं ना कहीं रह गए। तो जो आप अपना रास्ता निर्धारित करते हैं वो आप जरूर देखें कि वो एक मंजिल पे आपको लेके जा रहा है, वो आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा। इसी क्रम में मैं मिसेस ममता आनंद जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ शब्द बोलें। बेटा, हिस्ट्री, इतिहास हमारे स्कूल में भी सब्जेक्ट है आपके पास। तो आज हम 2024 में हैं तो हमारी जड़ें कहाँ पर हैं? हमारे इतिहास में। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो
तो ये नहीं कि सिर्फ राजा या महाराजाओं की कहानी पढ़ रहे हो, आप उनको पढ़ के मोटिवेट होते हो, सीखते हो जो गलतियाँ हुई थी या जो सीखा था। इंडिया, अगर मान लो आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक्सटेंड जो है, वो एक्सटेंड जो है इंडिया का कहाँ, कभी ऐसा गर्व महसूस नहीं हुआ आपको कि अफ़गानिस्तान से लेके और कहाँ तक इंडिया था? कभी आपको ऐसा गर्व महसूस नहीं हुआ? है तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना बेटा। तो हिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बेटा, एट प्रेजेंट आप जो हो, हिस्ट्री वो है। हम किन की संतान हैं, हम सीखते हैं, हम कंपेयर करते हैं उन संस्कृतियों को। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको सिर्फ अपने पूर्वजों को जानने का मौका नहीं मिलता बेटा, आपको एक गर्व महसूस होना चाहिए। आपको सिर्फ अभी तक तो शायद यही समझ में आता होगा कि हिस्ट्री राजा और रानियों की कहानियाँ, जबकि वो पूरी ह्यूमन एवोल्यूशन जो है उनकी कहानियाँ हैं। हम इकोनॉमिकली, सोशली कैसे आगे बढ़े हैं, हमारे ट्रेड कहाँ पे होता था, है ना, हम कहाँ मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे। तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है करियर के। आप सिंपल बीए, हिस्ट्री ऑनर्स, एमए, उसके लिए आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, CUT है आपके पास। आप वो टेस्ट क्रैक करके आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, आप बीए में ऑप्ट कर सकते हो बेटा, आप एमए, PhD रिसर्च कर सकते हो। हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो आपके लिए बहुत से, जैसे आर्कियोलॉजी में अगर आपको सभ्यताओं को खोजने की इच्छा है कि आप जानना चाहते हो तो आप उसके लिए आप काम कर सकते हो। आप जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है बेटा, उन सभी एग्ज़ाम में लाइक UPSC है, आपका SSC है, CGL है, आप आर्मी में जा सकते हो। हिस्ट्री एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम अपने जड़ों के साथ नहीं जुड़ते ना बेटा, तो हमें कहीं पे भी कोई जगह नहीं हमारे लिए। अब मैं मिस्टर गांगुली से निवेदन करता हूं कि वो केमिस्ट्री के बारे में, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में और भी अगर उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में आपको बताएं। गांगुली जी। मैं इस मंच के माध्यम से सभी बच्चों को पर्टिकुलरली आगे आने वाले समय में किस तरह से आप कौन से स्ट्रीम को लेके स्कोप क्या क्या है केमिस्ट्री के, इसके ऊपर बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ है कि बच्चों के दिमाग में सिर्फ JEE और मेडिकल का ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम अगर ऑप्ट किए हैं और उसके बाद सिर्फ आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में ही जाना है। इसमें कई और भी स्कोप्स हैं, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखें तो हम इसमें BSc AG एक स्कोप रहता है, जिसके थ्रू केमिस्ट्री का पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जितने भी फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, इन सब की स्टडीज़ हम करते हैं, जो कि BSc AG के थ्रू होता है। और इसका फॉर्म पूसा, BHU BSc AG और अरबिंदो यूनिवर्सिटी, ऐसे कई और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लगातार आप इनके फॉर्म्स को भर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म भरते हैं तो इसके थ्रू आप कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, जैसे बेवरेजेस हैं, हमारे कई सारे अल्कोहल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप R&D सेक्शन तक पहुंच सकते हैं। और ये भी एक केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन फील्ड है जहां पे कि बहुत अच्छा रिसोर्स आउटपुट आता है। इसके अलावा अगर आप देखें BSc MSc करते हुए अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप पेंट इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हैं, जहां पे बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, नेरोलैक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आप बड़े आराम से एज अ R&D सेक्शन के केमिकल इंजीनियर्स के रूप में सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो DRDO का फॉर्म भरते हुए वहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हुए आप आगे आ सकते हैं, जहाँ पे आप आर्टिलरी डिपार्टमेंट में जुड़ेंगे और वहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी और इस तरह के कई और आर्टिलरीज़ में भी आप योगदान दे सकते हैं। अगर आप MSc के बाद PhD कंप्लीट करते हैं विद केमिस्ट्री
तो डेफिनेटली इसरो का फॉर्म आता है, उसको फिल करते हुए आप साइंटिस्ट और एरोस्पेस की जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ जुड़कर अपने आप को आगे ला सकते हैं, और ये सब केमिस्ट्री के माध्यम से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं मिसेस सीमा कुमार, जो आजकल के बच्चों की पसंद कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ाती हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। आज मौका मिला मुझे अपने इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने का। 12th 11th में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स के बारे में, उन्हें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी तक बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि आगे वो क्या करेंगे 12th के बाद। ये मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि 12th के बाद अगर आप सब स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए जिनको आप चुन सकते हो आगे अपने करियर के लिए। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। अब ये आप लोगों की चॉइस के ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप सॉफ्टवेयर बेटा लेते हो तो उसके अंदर कोडिंग है। कोडिंग टोटली आपकी बेस्ड है फिजिक्स एंड मैथ्स के ऊपर। तो जो बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे हैं वो कोडिंग को ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, और जिनका लॉजिक अच्छा है वो भी कोडिंग को ही लेना बेटा चाहेंगे। सेकंड हमारा पार्ट आता है हार्डवेयर पार्ट। जिनका इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। अब बच्चे, लेकिन इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आगे जाके करना क्या चाहते हो, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अंदर। आगे 12th के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो बच्चे, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। तो इन तीनों कोर्सेज के बारे में भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर डिग्री कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो किस तरह का स्टडीज़ करिकुलम आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो किस लेवल के अंदर आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे, और अगर सर्टिफिकेट है तो उसके अंदर आप कितना पढ़ाया जाएगा आपको, और इन सब कोर्सेज में, इन सब लेवल्स में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बेटा सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर, ये कहेंगे कि एक टॉपिक कह लीजिए, एक ब्रांच कह लीजिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आप चूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग तो सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग के बारे में ही आपको इसके अंदर बताया जाएगा। अगर आप कोडिंग लेते हैं तो बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग ही आपको सर्टिफिकेट के अंदर प्रोवाइड की जाती है। सेकंड स्टेप में हम बेटा बात करते हैं आपके डिप्लोमा की। डिप्लोमा के अंदर क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन वास्ट नॉलेज होती है, होगी एक स्पेसिफिक फील्ड में, लेकिन वास्ट नॉलेज के साथ आपको इन डेप्थ स्टडी उस सब्जेक्ट के बारे में करवाई जाती है। अगर हम कोडिंग की बात करें तो उसके अंदर बच्चे आपको कोडिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। एक लैंग्वेज में नहीं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में भी कोडिंग करवाई जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही करवाई जाएगी। तो इस तरह से हम ये सोचते हैं कि आगे जाके हम क्या करना चाहते हैं। डिग्री के अंदर आपको हर एक फील्ड के बारे में, चाहे वो आपकी वेब डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, ग्राफिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर एक फील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है डिग्री कोर्स के अंदर। हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं हमारे, जो डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हमारी आईपी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और बहुत से आईटी हमारे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हम इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज इसकी लेना चाहते हो तो आप बेटा गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। आप खुद एक्सपर्ट्स हो कंप्यूटर साइंस में तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी इसके बारे में जानने में। आपको डिसाइड करना है बेटा कि आप आगे करना क्या चाहते हो।
और इसके अंदर आगे अगर हम प्रोफेशनल फील्ड्स की बात करें इन कोर्सेज के बाद, तो इसमें बहुत से प्रोफेशनल फील्ड्स भी हैं हमारे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर जाते हैं तो अच्छी कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, उसके अलावा आप डिफरेंट ऐप्स के बारे में आप सुना है, ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन उस सब के लिए बेटा आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप हार्डवेयर में जाना चाहते हो तो आपके ऑप्शंस डिफरेंट हैं बेटा इसके लिए, और अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी। चॉइसेस की बेस पे ही बेटा आप लोग डिसाइड कर पाओगे इसके बारे में। मेरी बस बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, आप किसी भी फील्ड में ऑप्ट करें, कंप्यूटर साइंस के भी किसी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो फोकस्ड रहें। जब आप चॉइस करते हैं, कुछ चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा फोकस रखना है, 100% अपने एफर्ट्स लगाने हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें और उसमें आप सक्सेसफुल हों। और मेरी शुभकामनाएं हैं सब बच्चों के साथ कि आगे जाके वो अपनी लाइफ में अच्छा चॉइसेस अपनी कर सके और सक्सेसफुल हो सके। अब मैं मिसेस कंचन जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अर्थशास्त्र के बारे में यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं। हर घर से वो इकोनॉमिक्स शुरू होती है, हर बच्चे से वो इकोनॉमिक्स शुरू होती है, देश की होती है, विश्व की होती है। लेकिन जब मैं बच्चा था उस समय से लेके अब तक सिद्धांत भी बदल शायद गए हों, जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बताएंगे, लेकिन वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बच्चों को जो कि इकोनॉमिक्स को लेके सब्जेक्ट लेते हैं वो डाउट रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं, तो मैं वो ज़रा क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। हम इकोनॉमिक्स को ही अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में। अर्थशास्त्र हमारे संस्कृत शब्द से लिया गया है जो 2 वर्डों से बना है, अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन, शास्त्र का मतलब है कि गहनता से अध्ययन करना, जिसमें कि हम धन के बारे में गहनता से जिसका कि हम अध्ययन करते हैं। धन मीन्स जो हमारा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारा खान पान है, हमारे देश की आय है, हमारे जो खर्चा है, हम सब कुछ जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं। तो अब मैं आपको इसके बताऊंगी कि इसमें क्या क्या फील्ड हैं। बहुत से बच्चों को, मोस्टली हमारे आर्ट्स के बच्चों को डाउट रहता है कि हमने इकोनॉमिक्स लिए तो हम आगे क्या करें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इकोनॉमिक्स आपने लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इकोनॉमिक्स आप ले रहे हो, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको विद मैथ लेना ही पड़ेगा, तभी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, आपका इकोनॉमिक्स सिंपल बीए भी कर सकते हो, आप डाटा एनालाइज भी कर सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालाइज भी कर सकते हो। आप बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप एक सबसे आज के टाइम में मीन्स आप एज ए इकोनॉमिक्स अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस से या आपको इकोनॉमिक्स से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी और फिर CDS का एक कॉमन टेस्ट निकलता है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके और बहुत सारे इसमें फील्ड है जिसमें कि आप जा सकते हो। और आपके हमारे ड्यू यूनिवर्सिटी है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो समय समय पर टेस्ट निकालती है, आप उसको क्लियरफाई करके और आप जाके एज ए इकोनॉमिक्स में आप आगे अपना अध्ययन कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स हमारा बहुत ही वाइड एरिया है, जिसके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। जैसे कि आप डाटा एनालाइस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स में डिग्री लेनी पड़ेगी या आपको कंप्यूटर में डिग्री लेनी पड़ेगी और देन उसके बाद आपको अपना PG भी करना पड़ेगा। और समय समय पर हमारे सरकार के द्वारा टेस्ट निकाले जाते हैं जिसमें कि आपको फॉर्म फिल करके आपको टेस्ट देना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको चूज़ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपने इकोनॉमिक्स के बारे में जो जानकारियाँ दी। अब मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्री आदित्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बायोलॉजी के बारे में बताएं। हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बायोलॉजी में, और उनको क्योंकि बायोलॉजी जो स्टार्ट होता है वो 2 वर्ड से स्टार्ट होता है। बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो बायोलॉजी से ही लेते हैं और डेथ तक हमें बायोलॉजी
पढ़ना पड़ता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन बच्चों को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है बायोलॉजी में, तो सिर्फ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर वो पढ़ते हैं। लेकिन बायोलॉजी में बहुत सारा फील्ड है और बहुत सारे एरिया जिसमें आप अपना करियर चूज कर सकते हैं और उस करियर के बेसिस पे आप अपना पूरी लाइफ को चला सकते हैं। जैसे कि हम अगर 10th बेसिस के लेवल पे देखा जाए तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और उसमें आप पॉलिटेक्निक के ज़रिए बहुत सारे, दिल्ली पॉलिटेक्निक के ज़रिए बहुत सारे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाई जाती है। उसके लेवल पे आप सेलेक्ट होकर आप BMLT DMLT कोर्सेज़ कर सकते हैं और जिससे क्या होगा, DMLT से आपको लैब के अंदर काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। और कोरोना के बाद देखा गया कि ये फील्ड, बायोलॉजी का जो फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है जिसमें आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं और आपको उन्हीं ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक देखा गया इंडिया में बहुत सारे बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ मिडिल फैमिली के भी होते हैं, कुछ हायर फैमिली के भी होते हैं। तो जो पुअर बैकग्राउंड के फैमिली जो ज़्यादा अपना स्टडी को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, तो 10th लेवल पर भी वो अपना करियर को बना सकते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद देखा गया कि हमारे पास ऑप्शन होता था पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से, अभी भी अंटिल चल रहा है वो सिलेबस, PCM इंजीनियरिंग के लिए ऑप्शन था और PCB जो हमारा है बायोलॉजी के लिए ऑप्शन था, लेकिन PCMB ऑप्शन भी होता है। कुछ जो बच्चे चाहते हैं कि बायो इंजीनियरिंग में भी जाएं, तो जो PCB का जो ऑप्शन हमारे पास था सिर्फ मेडिकल के लिए ऑप्शन होता था और मेडिकल के साथ साथ बच्चे मेडिकल के लिए नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करते हैं। कई बार नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो उनके पास और भी ऑप्शन क्रिएट होता है और उस ऑप्शंस में 12th क्लियर करके बायोलॉजी फील्ड से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और लैब में भी उनके बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, वहाँ पर वो ले सकते हैं। और 12th के बेसिस के बाद अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाते हैं, BSc में देखते हैं, तो हमारे पास और भी फील्ड बढ़ता है। आप ऑनर्स ले सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं जिनमें आपके करियर ओपन है। वहाँ पर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ब्रांचेज लेवल पे। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल देना चाहता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं आप, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। BSc करने के बाद आपको UPSC का भी ऑप्शन खुल जाता है, टीचिंग लाइन में भी ऑप्शन खुल जाता है आपका, स्कूल लेवल पे आप बायोलॉजी फील्ड में जा सकते हैं। और अगर और भी उससे आगे जाना चाहते हैं तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बायोलॉजी में है, जैसे IFS के लिए जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप जा सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। आप मास्टर्स डिग्री कर लो MSc, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन कॉलेजेस में जाके हो जाएगा। जैसे आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर्स के लिए, लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का फील्ड लिमिटेड नहीं है, बहुत ही फील्ड है। उस पर आप गूगल पे जाके स्टडी करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो इंडिया का नंबर 1 है, वहाँ से भी बायोलॉजी के कई कोर्सेज करवाए जाते हैं, BSc लेवल पे, मास्टर लेवल पर, PhD लेवल पे भी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और IIT लेवल में भी आप एक स्पेशल एग्ज़ाम होती है MSc के बाद, वो एग्ज़ाम होते हैं IIT JAM का। तो IIT JAM के जरिए IIT कॉलेजेस का भी आप सपना साकार कर सकते हैं। वहाँ से आप डिग्री लेकर अब्रॉड यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर के लिए वर्क कर सकते हैं, इंडिया में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही फील्ड खुला हुआ है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहाँ ले रहा है विश्राम। कल इसी समय हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।